वेलकम टू इस्लामिक एहसास यूट्यूब चैनल। आप लोगों का इस्लामिक एहसास यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। जिस गांधी ने इस मुल्क को आज़ाद कराया और जिस गांधी की वजह से आज हम खुली फिजाओं में सांस ले रहे हैं, अपनी बात को रख पा रहे हैं, उस गांधी ने सर सैयद के बारे में ये कहा कि ही वॉज द प्रॉफिट ऑफ एजुकेशन। उसको एजुकेशन का मसीहा, खलीफा, कुछ भी आप कह सकते हैं। और आज हम लोग शुक्रगुजार हैं उन तमाम लोगों के, उन नेशन बिल्डर्स के, चाहे वो गांधी हो, अंबेडकर हो, नेहरू हो, तमाम लोगों के, जिन लोगों ने इस मुल्क को बनाया, जिन लोगों ने इस मुल्क को संविधान दिया। साथियों, 26 नवंबर 1949 का वो दिन, जिस दिन इस संविधान को मुकम्मल किया गया, आज हम लोग उसको कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम पे मनाते हैं। तो हमें आज बाबा साहेब अंबेडकर को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही वो संविधान हमें दिया है। और वो एक ऐसा संविधान है जो सबको बराबरी का अधिकार देता है। आपको याद होगा कि गांधी जी ने 1937 के अंदर एक अपना अखबार, एक रिसाला निकाला जिसका नाम हरिजन था। उसके अंदर बहुत सारी बातें उन्होंने कही, आप सब लोगों को मालूम है। मैं हल्का हल्का टच करते हुए सारी चीज़ों को निकल रहा हूँ। तो जब 26 जनवरी 1949 को संविधान तैयार हो गया, जिस संविधान के निर्माता, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने सबको बराबरी का अधिकार दिया। चाहे वो हरिजन हो, चाहे वो ट्राइबल हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो फॉरवर्ड हो, सबको बराबर का अधिकार दिया। और ये बता दिया कि इस मुल्क के अंदर किसी को भी रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, किसी को भी मर्द और औरत के बेसिस पे, किसी को भी कहीं से किसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो आज हम उनको भी खराज अकीदत पेश करते हैं। और संविधान ने हमें फंडामेंटल राइट दिए। मेरी बात अब फंडामेंटल राइट पे आ रही है, चूंकि मेरा टॉपिक यही है। तो फंडामेंटल राइट हमें ये दिया और ये बता दिया गया कि किस तरह से इस मुल्क ने हमें वो तमाम चीज़ें दी हैं जिसकी ज़रूरत किसी भी इंसान को जीवन जीने के लिए होती है। साथियों, आर्टिकल 14 की बात करें, जब हम आर्टिकल 14 की बात करेंगे तो हमें याद आएगा कि राइट टू इक्वलिटी की बात आती है। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 के अंदर आता है, और जो हमें ये बताता है कि किसी को भी समाज के अंदर, किसी को भी इस बेसिस पे कोई प्रिविलेज नहीं दिया जा सकता कि वो किसी और धर्म का है, वो किसी और कास्ट का है, वो महिला है, वो पुरुष है, वो अमीर है, वो गरीब है, उसका बड़ा घर है, इसका छोटा घर है, सबको संविधान ने बराबरी का दर्जा दिया। इसी को राइट टू इक्वलिटी कहते हैं। इसके जो सेक्शंस है वो हमें ये बताते हैं, एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है। जो निगेटिव है वो ये बताता है कि किसी को अलग से प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, और जो पॉजिटिव है वो सबको प्रोटेक्ट करने की बात कहता है कि सब बराबर हैं कानून की नज़र में। और इसके साथ साथ हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया, राइट टू फ्रीडम, जिसकी बात अभी तफसील से तारिक अनवर चंपारनी साहब ने रखी है, जिन्होंने बताया कि आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 के अंदर हमें राइट टू फ्रीडम दिया गया। हम कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी भावनाओं को। लेकिन साथियों, आज राइट टू फ्रीडम के नाम पर क्या हो रहा है ये सबको मालूम है। राइट टू इक्वलिटी के नाम पर क्या हो रहा है सबको मालूम है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि राइट टू इक्वलिटी, शायद मैं इससे पहले कि उस बात पे आऊं, एक बात कोट करूंगा बाबा साहब अंबेडकर की, कि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि ये संविधान तो बना के हम दे रहे हैं, लेकिन अगर इस संविधान को नाफिज नहीं किया गया, इसको पूरा प्रॉपर ढंग से लागू नहीं किया गया, तो मैं वो पहला शख्स होऊंगा जो उस संविधान की प्रतियां, जो ओरिजिनल प्रतियां हैं, उसको जलाकर राख कर दूंगा। ये मेरा कहना नहीं है, वो बाबा साहब अंबेडकर का कहना है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसीलिए कहा बाबा साहेब ने कि बाबा साहेब को मालूम था कि हमारा पास क्या है। उनको मालूम था कि किस तरह से हमारे मुल्क के अंदर दलित भाइयों का उत्पीड़न हुआ है। 3000 साल तक उनके कमर के ऊपर झाड़ू बांध कर उनको चलाया, कहा जाता था कि आप चलिए, क्योंकि आप जब चलेंगे तो सड़कें नापाक हो जाती है, गंदी हो जाती है, लिहाजा आप झाड़ू देते हुए चलेंगे कि जहाँ जहाँ आपके कदम पड़े वो आप साफ करते हुए जाएं। उनको मालूम था, इसीलिए उन्होंने ये बात कही कि अगर इस संविधान को लागू नहीं किया गया सही फॉर्म में, जिस फॉर्म में हमने सोचा है या जिस फॉर्म में संविधान निर्माताओं ने सोचा है,
तो उस संविधान को जला दीजिए, कोई मतलब नहीं रहेगा। और मुझे ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं हो रहा है कि आज के इस मॉडर्न हिंदुस्तान के अंदर, जहां पर हमारी डेमोक्रेसी इतनी बड़ी, इतनी लार्ज डेमोक्रेसी है, लेकिन उसके अंदर आए दिन ऐसे वाकयात होते हैं जो हमें इस बात को याद दहानी कराते हैं, जो इस बात को याद दिलाते हैं कि शायद राइट टू इक्वलिटी पे खतरा मंडरा रहा है। शायद हमें इस बात को सोचने को मजबूर किया जाता है कि बाबा साहब ने ठीक ही कहा था, और बाबा साहब की बात बार बार हमें याद आती है कि शायद बराबरी का अधिकार तो नहीं है। अगर बराबरी का अधिकार होता तो ऊना के अंदर क्या दलित को पीटा जाता? आप याद कीजिए। मैं कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं बता रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं भीमा कोरेगांव की, कि क्या राइट टू इक्वलिटी का अधिकार होता तो दलितों को इस तरह से बेल्ट से पीटा जाता, उनके जख्मों को लाल किया जाता? साथियों, नहीं किया जाता। वही बात फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जब आ रही है, तारिक अनवर चंपारनी साहब ने कहा कि देयर इज ए थिन लाइन बिटवीन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड हेट स्पीच। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस बात की आज़ादी देता है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे अभी हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, बिना किसी हथियार के, विदाउट आर्म्स हम असेंबल हो सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इस मुल्क में जहां दिल चाहे वहां आप रह सकते हैं। यह आपका राइट टू फ्रीडम है। लेकिन इस राइट टू फ्रीडम को पिछले कुछ सालों के अंदर तार किया गया है। इस राइट टू फ्रीडम का जिस तरह से चीरहरण किया गया है, वो आए दिन हम सबको दिखता है कि राइट टू फ्रीडम के नाम पर कभी आप देख रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, कभी आप देख रहे हैं दिल्ली के अंदर, कभी आप देख रहे हैं बंगाल के अंदर, कभी आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने की बात की जा रही है, और यह कहा जा रहा है कि यह हमारे लिए खतरा है। अरे भाई, इस मुल्क के लोग इस मुल्क के लिए कैसे खतरा हो सकते हैं? और ये सारी चीजें तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में नहीं आती है, ये सारी चीजें फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं हो सकती है। तो साथियों, ये बहुत बारीक लाइन है। इस लाइन के बारे में पॉजिटिव एस्पेक्ट चंपारनी साहब बता चुके हैं, इसीलिए मैं नेगेटिव एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं कि किस तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है। और जब हम बात करते हैं, जब पिछड़े समाज के लोग बात करते हैं, जब दलित और ट्राइबल समाज के लोग, जब अक़लियत समाज के लोग अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, अपने हक की डिमांड करते हैं, तो उनको जेलों में भर दिया जाता है। साथियों, आपको याद होगा 2 साल पहले, मैं ये पहली बार मुंगेर नहीं आया हूँ, ये दूसरी बार है, और चूंकि तारिक साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जेटी फाउंडेशन के चेयरमैन, मुझे अच्छे से याद है कि हमें आने में लेट हो गया था, और लेट होने के बावजूद आप तमाम लोग, जहाँ पर सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था, हम लोगों का इंतजार कर रहे थे। मेरे साथ मेरे एक साथी उमर खालिद साहब भी यहाँ आए थे, और मुझे बताते हुए अफसोस हो रहा है कि आज वो हमारा साथी जेल में है। मैं तो आज दोबारा आपके बीच आ गया, लेकिन मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द हमारा वो साथी छूटे और दोबारा से आप लोगों के बीच आए। क्योंकि जब हम लोग मुंगेर आ रहे थे तो पहली बार आ रहे थे, और हमारा दोस्त उमर भी बहुत एक्साइटेड था, और हम भी बहुत एक्साइटेड थे। कभी इधर आना नहीं हुआ था, इत्तेफाक की बात है, दरभंगा से कभी आना नहीं हुआ, लेकिन जब पहली बार आए थे बहुत एक्साइटेड थे हम लोग, बड़ा अच्छा लगा था, बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी भी आप लोगों ने की। लेकिन आज उमर क्यों जेल में बंद है? कुछ लोग मुझे कहते हैं बात मत करो उमर की। क्या कहते हैं? बात मत करो। बात करोगे तो दिक्कत होगा, पॉलिटिकल नुकसान होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं तो इस देश के संविधान को मानने वाला हूं, मैं नफा नुकसान नहीं देखने वाला हूं। मुझे ये मालूम है कि उसके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लोगों ने तार-तार करने का काम किया, इसके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दिल्ली पुलिस ने तार-तार करने का काम किया, और बिना किसी वजह के उसको जेल के अंदर बंद कर दिया गया। और कल परसों की एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी, दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, बड़ा ही अफसोस लगता है कि इस मुल्क की अदालत भी ऐसा जजमेंट देती है। और उस जजमेंट में यह कहा गया है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, क्योंकि बहुत सारी खबरें हम लोग पढ़ते रहते हैं, मिक्स भी हो जाता है कई बार, लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है 2-3 दिन पहले मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल जिसमें जजमेंट नहीं बल्कि उसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से एक बयान दिया गया, और यह कहा गया है कि अगर उमर खालिद को रिहा किया जाता है तो वो सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा लिखेंगे जिससे खतरा हो जाए।